आज का केस है माया गगोई का। माया जो कि एक डेटिंग ऐप पे एक लड़का से मिलती है और वो लड़का उसकी मौत का वजह बन जाता है। लेट्स नो मोर अबाउट दिस केस। माया गगोई असम में रहने वाली एक लड़की थी। उसने बहुत ही छोटी उम्र में ही अपने पेरेंट्स को खो दिया था, जिस वजह से उसका सारा बचपन उसके नाना नानी के साथ बीतता है। बट वो कहते हैं ना कि माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। भले ही माया के नाना नानी उससे बहुत प्यार करते थे, बट फिर भी माया कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। माया घर के बाकी बच्चों से ज्यादा जल्दी बड़ी हो गई थी। मतलब अगर देखा जाए तो वो मेंटली तौर से बहुत ही जल्दी मैच्योर हो गई थी। बहुत ही छोटी उम्र से प्रॉब्लम को फेस करने की वजह से वो एक समझदार लड़की बन चुकी थी। वो जानती थी कि वो ज्यादा दिन तक अपने नाना नानी पे डिपेंड नहीं रह सकती है, इसलिए उसे पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करना चाहिए। 2021 में माया अपने आगे का पढ़ाई करने के लिए अपनी बड़ी बहन के साथ असम से बैंगलोर शिफ्ट हो जाती है और यहाँ से माया की लाइफ का न्यू जर्नी स्टार्ट होता है। माया अपने फैमिली फ्रेंड सबको छोड़कर बैंगलोर आ जाती है। बैंगलोर आने के बाद माया अपने पढ़ाई के साथ साथ एक कंपनी में जॉब करना भी शुरू कर देती है ताकि वो अपने खर्चे को निकाल सके, क्योंकि वो अपने नाना नानी पे और बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए वो जॉब करना शुरू कर देती है और उसने ये सब स्टूडेंट होते हुए किया था। ये सब के अलावा भी माया को कंटेंट क्रिएशन में बहुत इंटरेस्ट था। माया का एक यूट्यूब चैनल था जिसमें वो अपना डेली रूटीन का ब्लॉग बनाकर डाला करती थी। माया का लाइफ एज यूजुअल ऐसा ही चल रहा था। बट 2024 में माया की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो कि उसकी लाइफ का डार्क पार्ट बन जाता है। उस शख्स का नाम आरव हनोई था। आरव केरला के कन्नौर का रहने वाला 21 साल का एक लड़का था। आरव आरव का पूरा बचपन काफी प्रॉब्लमैटिक था। बचपन में ही आरव के पेरेंट्स के बीच डिवोर्स हो गया था, जिसका असर आरव पे बहुत ही गहरा पड़ा था। आरव की माँ अपने लाइफ में बिजी थी, जिस वजह से वो कभी आरव को एज अ मदर ट्रीट ही नहीं कर पाई एंड आरव को वो माँ वाला कभी प्यार मिला ही नहीं। आरव को पेरेंट्स का प्यार ना मिलने की वजह से उसका बचपन धीरे धीरे काफी प्रॉब्लमैटिक बनते जा रहा था। ये सब के बाद आरव की माँ ने दूसरी शादी की, बट आरव को अपने स्टेप फादर से वो प्यार नहीं मिल रहा था जो कि एक बच्चे को चाहिए होता है। उसकी प्रॉब्लम और बढ़ते ही जा रही थी एंड आरव की मदर अपने सेकंड हस्बैंड से भी डाइवोर्स ले लेती है, क्योंकि उन दोनों के विचार एक नहीं थे। इस वजह से दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े हुआ करते थे, जिसका असर आरव पे बहुत गहरा पड़ रहा था। ये सब का असर इतना ज्यादा बुरा पड़ रहा था उस पे कि उसका सरवाइव करना मुश्किल हो गया था उस सिचुएशन में। स्टेप फादर से डाइवोर्स होने के बाद अब आरव अपने ही घर के कंडीशन से डिप्रेस रहने लगा। उसका स्कूल परफॉर्मेंस भी दिन पर दिन खराब होते जा रहा था। आरव के पास ऐसा कोई दोस्त भी नहीं था जो कि उसे ये सबसे बाहर निकाल सके। कुछ टाइम बीतने के बाद आरव की माँ डिसाइड करती है कि अब वो थर्ड मैरिज करेगी और उधर आरव जो कि ये सबसे मेंटली तौर पे और ज्यादा डिप्रेस होते जा रहा था, वो सोचता है कि नहीं, अब मैं और ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गांव में आरव के दादाजी रहा करते थे जो कि एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे। उन्होंने जब आरव की ये हालत देखी और सुनी तो उन्होंने आरव को अपने पास बुला लिया। जब आरव के दादाजी उसे अपने पास बुलाते हैं तब आरव की माँ को जरा भी बुरा नहीं लगता है और वो खुशी खुशी जाकर आरव को उसके दादाजी के पास छोड़कर आती है। दादाजी के घर जाने के बाद आरव को वहाँ अच्छा लगने लगा था, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उसकी माँ के घर के इन्वायरमेंट से काफी ज्यादा अच्छा था और ये चीज उसे वहाँ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अब कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। बट स्टिल ये सब के बावजूद भी आरव में कुछ खास सुधार नहीं हुआ था। वो अब भी मेंटली तौर से उतना ही डिस्टर्ब था जितना कि वो पहले था। जब वो कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई कर रहा था तब वो एक के बाद एक सेमेस्टर में फेल होते चला गया, क्योंकि वो ये सब के वजह से ढंग से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। जहाँ बाकी बच्चे कॉलेज में अपना फ्यूचर सिक्योर करने जाते हैं, फ्यूचर बनाने जाते हैं, वहीं पे आरव अपने लाइफ में और ज्यादा डाउन जा रहा था। लेकिन उसके लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बाद उसकी लाइफ पूरे तरीके से चेंज हो गई। बट साल 2024 जब आरव कॉलेज के सारे एग्जाम में फेल हो जाता है और उसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिसके बाद उसकी लाइफ में कोई एम ही नहीं बचता है। उसका लाइफ कंप्लीटली एमलेस हो चुका था और वो बिल्कुल अकेला पड़ चुका था, क्योंकि ना तो अब उसके पास कॉलेज है और ना ही कोई फ्रेंड जिसके पास ये सब वो शेयर कर सके।
बट अगर देखा जाए तो दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी। जहां माया के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वो फ्रेंड्स लोग के साथ घूमती, पार्टीज करती, अपना जॉब भी करती, वहीं पे आरव का लाइफ काफी अलग था। वो एक इंट्रोवर्ट लड़का था, उसका नेचर इतना शाई था कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे और ना ही वो कहीं जॉब करता था। एक तरीके से देखा जाए तो उसका कंप्लीट लाइफ एमलेस था, बिना किसी रीजन का बस वो जी रहा था। उसके लाइफ में माया ही पहली ऐसी लड़की थी जिससे वो बात किया था। माया से मिलने के बाद आरव काफी खुश रहने लगा था। उसे लाइफ में पहला कोई इंसान मिला था जो कि उसके दिन के बारे में पूछता था कि वो कैसा है, उसने खाना खाया या नहीं, उसे क्या पसंद है। आरव को ये बहुत जल्दी फील हो गया था कि माया ही वो लड़की है जो उसे उसके डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आरव को माया के आने के बाद उसकी लाइफ कंप्लीट लगने लगा था और वो डिसाइड करता है कि अब वो बैंगलोर ही शिफ्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। आरव बस कुछ दिनों के लिए ही बैंगलोर आया था, इसलिए उसे अब वापस जाना था अपने गांव दादाजी के पास और वो चला जाता है। आरव अब पूरा मन बना लेता है अपना बैंगलोर में रहने का, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। ना तो उसके पास जॉब थी और ना ही रहने के लिए कोई जगह। इस वजह से वो बैंगलोर में नहीं रह सकता था। जब ये बात माया को पता चलता है तो वो अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू बैंगलोर की एक प्राइवेट कंपनी में आरव को एज अ इंटर्न जॉब पे लगवा देती है। बैंगलोर में शिफ्ट होने के थोड़े दिन बाद ही आरव ये ऑब्जर्व कर लेता है कि माया का फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा है, जिसमें बहुत सारे मेल्स फ्रेंड भी है और उन सबसे माया फ्रेंकली बात किया करती है। ये सब आरव को पसंद नहीं आता है और वो कहीं ना कहीं ये सब चीज को लेकर इनसिक्योर फील करने लगता है। आरव की इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो माया को हर चीज में मना करने लगता है और माया को ये सब चीज पसंद नहीं आता है, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। दोनों लड़ते और फिर साथ आ जाते। ऐसे ही दोनों का ब्रेकअप और पैचअप चलते रहता, जैसा कि आमतौर कपल्स में होता है। फिर एक दिन आरव माया को लिविंग रिलेशनशिप में रहने के लिए पूछता है, जिस पर माया ना बोल देती है और कहती है कि मैं एक ऐसे लड़का के साथ कैसे रह लूं जिसको मैं कुछ महीने पहले ही मिली हूँ, मैं तो अभी तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। माया के इस बात से आरव को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, बट उस वक्त वो चुप हो जाता है और माया से कुछ नहीं कहता है। उसने बस इतना कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक दिन के लिए बाहर घूमने चलोगी। तो माया इस बात पर पहले तो मना करती है, बट आरव के बहुत ही इंसिस्ट करने के बाद माया भी हाँ बोल देती है और यही माया की लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। वो लोग 23 नवंबर 2024 को बैंगलोर के इंदिरा नगर द रॉयल लिविंग होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं। बैंगलोर में माया अपनी बड़ी बहन के साथ रहती थी, इसलिए वो 22 नवंबर को घर में ये बोलकर निकलती है कि वो एक ऑफिस पार्टी अटेंड करने जा रही है और उसे रात हो जाएगा, इसलिए वो वापस घर नहीं लौट पाएगी। माया ना तो अपने फ्रेंड्स और ना ही अपने फैमिली को आरव के बारे में बताई थी, इसलिए उन सब में से किसी को भी नहीं पता था कि माया उस दिन किसके साथ थी। 23 नवंबर को माया अपनी बड़ी बहन को टेक्स्ट करते हुए लिखती है कि वो आज रात को भी नहीं आ पाएगी। 23 नवंबर को माया और आरव दिन के समय मिलते हैं। दिन के अराउंड 12 बजे दोनों होटल में चेक इन करते हैं और यही वो समय था जब माया को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। आरव एक दिन के लिए होटल बुक करता है, बट होटल रूम में कुछ देर रुकने के बाद ही आरव और माया दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। झगड़े के बाद नेक्स्ट डे जब आरव और माया के चेकआउट करने का टाइम होता है, तब आरव एक दिन और स्टे को बढ़ा देता है और ऐसे ही करते करते आरव अपना बुकिंग डेट्स को आगे बढ़ाते जा रहा था। 26 नवंबर की सुबह 8:30 आरव बिना किसी को कुछ कहे, बिना अपना सामान लिए होटल से चुपचाप बाहर चला जाता है। आरव के निकलने के कुछ देर बाद होटल स्टाफ ने ये नोटिस करा कि जिस रूम में वो लोग रह रहे थे उस रूम से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। जब उन्होंने रूम की तरफ देखा तो दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जब वो थोड़ा और पास जाकर देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पे बिलीव नहीं होता है। 19 साल की माया, जिसका डेड बॉडी उस रूम के बेड पे पड़ा हुआ था और आरव का कोई अता पता नहीं था। माया के बॉडी पे बहुत सारे इंजरीज थे, उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा था कि किसी शार्प चीज से उसके बॉडी पे कई सारे अटैक किए गए हैं।
बट उसके जान जाने के पीछे उसके चेस्ट पे बहुत ही गहरा वार किया गया था, जिसके वजह से उसकी जान चली गई। जिस स्टेट में माया की बॉडी मिली थी उससे साफ पता चल रहा था कि इसे जिसने भी मारा होगा वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था और उसमें बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। इसमें कोई शक नहीं था कि माया का मर्डर आरव ने ही किया होगा, बिकॉज उसको आखिरी बार आरव के साथ ही देखा गया था। इसलिए अब आरव इस केस में मेन सस्पेक्ट बन चुका था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक करा तो उन्होंने नोटिस करा कि 24 नवंबर को जिप्टो से आरव ने एक नायलॉन की रस्सी और एक किचन नाइफ मंगवाया था। पुलिस को एक बात अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने नायलॉन की रस्सी किस लिए मंगवाया था। किचन नाइफ का तो समझ में भी आता है कि उससे उसने मारा था, बट रस्सी एक चीज जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज थी। आरव ने माया को मारने के बाद वहां के क्राइम प्लेस को क्लीन नहीं किया था। उसने वहां पे सबूत मिटाने की कोशिश भी नहीं की थी। ये सब देखने के बाद पुलिस के मन में अब दो सवाल थे कि उसने अपने ही गर्लफ्रेंड को क्यों मारा एंड व्हाई ही स्टे विथ हर डेड बॉडी फॉर 3 डेज। इसका आंसर तो अब सिर्फ आरव ही बता सकता था, बट उस वक्त के लिए वो वहां से फरार था। पुलिस ने 23 नवंबर से 26 नवंबर तक का ट्रैक किया, एवरी मूवमेंट ऑफ आरव। सारी एक्टिविटी को ट्रैक करने के बाद पुलिस देखती है कि 26 नवंबर की सुबह आरव एक कैब लेके होटल से निकला था और इस दौरान उसने फोन भी बंद कर लिया था। पुलिस ने जब कैब ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कैब लेकर डायरेक्ट स्टेशन गया था, मतलब आरव शहर छोड़कर जा चुका था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस अब 3 टीम बनाती है। एक टीम उसे पकड़ने के लिए केरला गई, एक टीम नॉर्थ इंडिया और एक टीम उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की छानबीन कर रहे थे ताकि उसे जल्दी पकड़ सके। एंड अभी तक माया की फैमिली अनजान थी माया के बारे में कि उसके साथ क्या हुआ है। जब उन्हें पता चलता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि माया कहाँ थी और किसके साथ थी। माया अपने घर पे बोल के गई थी कि वो एक पार्टी अटेंड करने जा रही। दैट्स व्हाई किसी को ये अंदाजा तक नहीं था कि वो कहाँ पे है और उसके साथ क्या हुआ है। जब माया की फैमिली को पता चला तो उसके मामा का कहना था कि शी डिडंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, शी वाज वेरी फोकस ऑन हर स्टडी। मतलब कि माया बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की थी। जैसे ही माया की फैमिली को पता चला आरव के बारे में तो उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट करा कि आरव को जल्दी से जल्दी पकड़े और उसे फांसी की सजा दे। केस शुरू होने के कुछ दिन बाद ही पुलिस को पता लग चुका था कि आरव पहले बैंगलोर से ट्रेन लेके रायपुर एंड देन मध्य प्रदेश और फिर वो मध्य प्रदेश होते हुए वाराणसी पहुंचा था। क्योंकि आरव एक प्रोफेशनल किलर नहीं था और ना ही वो इतना ज्यादा मैच्योर था, वो सिर्फ 1500 रुपया लेकर ही गया था, जिस वजह से वो ज्यादा दिन तक बाहर नहीं रह सकता था। इसलिए वो वाराणसी से ही अपने दादा को कॉल करता है और कन्फेस करता है कि उसने एक लड़की को मार दिया है। तब तक पुलिस केरल में उसके दादाजी के पास पहुंच चुकी थी और उसके दादाजी को सारा बात पता चल चुका था। इसलिए वो आरव से कहते हैं कि ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, तुम सरेंडर कर दो। और वो अपनी दादाजी की बात मानकर वापस बैंगलोर आ जाता है। 30 नवंबर शाम के 4 बजे आरव को बैंगलोर के एक एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया जाता है। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट करा तो वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था। अब पुलिस 3 दिन तक कंटिन्यू आरव से इंट्रोगेट करती है। आरव भी पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करता है और एक एक इंट्रो और एक एक डिटेल बताता है और वो क्राइम को कन्फेस करता है। वो एक बार भी इस चीज से डिनाई नहीं करता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। वो बहुत ही इजीली वे में कन्फेस कर लेता है। बट जब पुलिस आरव से माया के बारे में पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे क्यों मारा, तो आरव बताता है कि ये उसका और माया का पर्सनल मैटर है जिसको वो पूरी दुनिया के सामने नहीं बताना चाहता। देन पुलिस एक और सवाल पूछती है कि तुमने नायलॉन की रस्सी क्यों मंगवाई थी। तो इस बात पे आरव बोलता है कि माया को मारने के बाद मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा था और मैंने अपनी जान लेने की 2 बार कोशिश भी की, बट उसकी हिम्मत हार मानी। आरव पे अभी भी माया के मर्डर का केस चल ही रहा है और कब तक इस पे जस्टिस आता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एंड इस तरीके से एक लव स्टोरी का बहुत ही पेनफुल दी एंड हो गया।